आज मैं जो कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है अंगारों की धरती। यहाँ तक की कहानी आप शैतान की खोपड़ी में पढ़ चुके हैं। अब आगे। यह तीर कौन छोड़ सकता है? ठहरो, मैं देखता हूँ। सुधाकर बाहर निकला। यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। फिर तभी क्या हुआ? लेकिन जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, उस पर भी दाएं बाएं से तीरों की वर्षा शुरू हो गई। नीचे लेट जाओ कैप्टन। लगता है किन्हीं लोगों ने हम दोनों और उसे घेर रखा है। निश्चित रूप से वो लोग सभ्य नहीं होंगे, तब वे जंगली होंगे। वो देखो, इधर भी है। आकाश ने रिवाल्वर निकाल लिया, लेकिन सत्यनाथ, शायद पानी में भीगने से गोलियां बेकार हो गई हैं। अब क्या होगा महाबली? खाली हाथ ही निपटने की कोशिश करेंगे। हुआ हुआ, पकड़ लो इन्हें। मारो मारो। खच आ। लेकिन अंत में हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, फिर तुम हम पर क्यों पकड़ना चाहते हो? सुनो, मान लो अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप स्वयं को हमारे हवाले कर दो, वरना मारे जाओगे। तुम लोग इस समय हमारे प्रवेश की सीमा के भीतर हो, जो हमारी प्रथा के अनुसार अपराध है। फिर हम तुम्हें अपने कबीले की राजकुमारी के सामने पेश करेंगे। वही तुम्हारे अपराध और दंड का फैसला करेंगे। हम जानबूझकर नहीं आए, मजबूरी में यहाँ आ फंसे हैं। तब अच्छा यही होगा कि तुम दोनों आत्मसमर्पण कर दो। हो सकता है राजकुमारी तुम्हें माफ़ कर दें। ओह, क्या विचार है महाबली? फिलहाल तो इसका कहना मानने के और कोई चारा नहीं। हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो चलो, बाईं ओर आगे बढ़ो। और आश्चर्य, मैं काफ़ी दिनों से इस टापू में हूँ, लेकिन मुझे ना तो इनका कबीला ही दिखाई दिया और ना इन लोगों की उपस्थिति का अभ्यास हुआ। तब इसका कबीला किसी गुप्त स्थान पर होगा। यही हो सकता है। कुछ देर बाद एक जंगल में पहुंच गए। उस बड़े वृक्ष की ओर बढ़ो। क्या चक्कर हो सकता है उस वृक्ष में? शायद उस वृक्ष में कोई गुप्त मार्ग होगा। द्वार खोलो। कड़ कड़ कड़। ओह, तो यह है इनके कबीले का गुप्त मार्ग। चलो। अरे, यहाँ तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं। सीढ़ियाँ उतरने के पश्चात वो एक लंबी सुरंग में पहुँच गए। जब वह सुरंग खत्म हुई तो यह है इनका जमींदोज कबीला। कैदी कैदी। जाओ, राजकुमारी को खबर करो। चलो तुम लोग उस बड़ी झोपड़ी की ओर चलो। आश्चर्य है, यहाँ से आकाश भी दिखाई दे रहा है और सूरज भी। समझ में नहीं आता जमीन के भीतर यह कैसी जगह है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे यह स्थान जमीन के भीतर नहीं, बल्कि जमीन के ऊपर किसी गहरे यानी खाईनुमा स्थान पर है। शायद देखो, शायद इनकी राजकुमारी है। राजकुमारी, ये दोनों हमारी सीमा में पकड़े गए हैं और इन्होंने हमारे एक साथी की जान भी ली है। राजकुमारी जी, इनसे हमारी कोई गलत नहीं है। जो कुछ हुआ अज्ञानता में हुआ, इसके लिए हमें खेद है। दोनों पक्ष की बात सुनने के पश्चात क्या तुम दोनों हमारे आदमी की मौत का हर्जाना दे सकते हो? कैसा हर्जाना? कोई कीमती उपहार, लेकिन हमारे पास कोई कीमती वस्तु नहीं है। जोगंबा, ले जाओ इन्हें और कैद खाने में डाल दो। आगामी अमावस्या की हम अपने देवता पर अपने आदमी के कातिल की बलि चढ़ाएंगे। लेकिन राजकुमारी, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। और हाँ जोगंबा, इस घायल की मरहम पट्टी कर देना ताकि यह बलि से पहले मरने न पाए। जो आज्ञा राजकुमारी। सरदार ने सुधाकर की तरह मरहम पट्टी कराकर पश्चात उन्हें ले जाकर जमीन के भीतर बने बंकर में कैद कर दिया। यहाँ से निकलने की कोशिश मत करना, वरना हमारे कबीले वाले तुम दोनों को भून कर खा जाएंगे। अमावस्या की रात आज से 4 दिन बाद है। देखें इस बीच यहाँ से भागने का कोई मौका मिलता है या नहीं। अब आकाश और सुधाकर को 4 दिन लगातार खाने पीने को दिया जाता रहा। और अमावस्या की रात, चलो बाहर आ जाओ। आकाश और सुधाकर बाहर आ गए। इस तरफ बढ़ो। हाँ, शायद मेरी मौत का जश्न। शायद उस तरफ कोई जश्न मनाया जा रहा है। उफ, कैप्टन को बचाने का तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा। कातिल के हाथ पांव बांधकर बलि वेदी पर लिटा दो। उफ,
ऐसी मौत नसीब होगी कभी सोचा भी नहीं था। अचानक राजकुमारी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और वह मौत का सन्नाटा छा गया। समय हो गया है, कैदी को शायद धड़ से जुदा कर दिया जाए। जो आज्ञा। सरदार के इशारे पर। हे ईश्वर मदद कर। तभी है राजकुमारी जी, वह देखिए, फिर वही मनुष्य आवाज निकालने वाला पंछी आ गया। उस हेलीकॉप्टर को देखकर सभी जंगलियों के चेहरे पर भय से पीले पड़ गए। ये लोग उस हेलीकॉप्टर को देखकर इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं? अचानक ही वहां भागदड़ मच गई। भागो भागो, आग उगलने वाला पंछी आ गया। जरूर इन हेलीकॉप्टर ने इन लोगों पर कभी तबाही मचाई होगी, तभी ये इतने भयभीत हैं। मौका अच्छा है, मुझे सुधाकर को बंधन मुक्त कराकर यहाँ से भाग निकलना चाहिए। जैक्सन, वह देखो, हमारे हेलीकॉप्टर को देखकर वे जंगली किस तरह भयभीत हिरन की भांति चौकड़ी भर रहे हैं। ठीक कहते हो, भला 3-4 बार की मार के वे कैसे भूल सकते हैं? शायद वे लोग किसी की बलि देने जा रहे थे। कहो तो बलि देने वाले की कुछ मदद कर दूं। रहने दो यार बॉस, फिलहाल किसी भी लफड़े में पड़ने से इनकार किया है, क्योंकि कल बॉस अपना पहला मिशन आरंभ करने वाले हैं। इधर कैप्टन, मौका अच्छा है, चलो निकल भागें। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि हेलीकॉप्टर ठीक मौके पर आ गया, वरना आज तो जान चली ही गई होती। जिस तरफ हेलीकॉप्टर गया है हमें उसी तरफ भागना है। क्यों? डॉन या आपका जिन लोगों से अपहरण किया था उन लोगों का अड्डा उसी तरफ होगा, यानी तुम उन लोगों से निपटने की ठान चुके हो। काफी देर तक दौड़ते रहने के पश्चात वो देखो, हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा है। वह स्थान यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमें कोशिश करें तो इसी समय वहाँ पहुँच सकते हैं। कुछ देर चलने के बाद, ओह, यह स्थान तो इस नदी के दूसरी ओर है, और वह स्थान वही टापू है जहाँ पर मैं कैद किया गया था। तब तो वह नाव भी यहीं कहीं आसपास होगी जिसके द्वारा आपने यह नदी पार की थी। यदि मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही तो वह नाव उस तरफ होनी चाहिए। तो चलिए पहले उधर ही देखते हैं। कुछ देर बाद शुक्र है यह यहीं पर सही सलामत मौजूद है। दोनों उस पर सवार होकर दूसरी ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वे निर्विघ्न दूसरे किनारे पर पहुंच गए। आइए कैप्टन। लेकिन किनारे पर पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ ही फासला तय किया होगा कि धरती याकाया के अंगारों की तरह धधक उठी। है ये क्या? अंगारों की धरती? कैप्टन, क्या पहले भी ऐसा हुआ है? नहीं। आई कैप्टन। भागो कैप्टन। लेकिन कैप्टन को असमर्थ देखकर आकाश ने जैसे ही उनका हाथ थामा, ओ नो! तुम भागो महाबली, बिजली के करंट से जकड़ चुका हूँ। उफ, क्या करें? तभी आकाश को भी बिजली के झटके लगने लगे। आह, कोई चारा नहीं, भागो। छपाक! तभी टापू पर खतरे का सायरन बज उठा। ओ, शायद मैं अपनी विशेष पोशाक के कारण ही बच गया, वरना मेरा भी हाल कैप्टन जैसा होता। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे कैप्टन। तुम्हारी कुर्बानी को यह देश कभी नहीं भुला पाएगा। यह तो खत्म हो गया। आसपास देखो, इसका कोई दूसरा ना आया हो। ओके, वे लोग चारों तरफ फैल गए। शायद विशेष किस्म के जूते व कपड़े पहने होने के कारण ही उन्हें इस अंगारों की धरती पर चलने फिरने से कोई असुविधा नहीं हो रही। कुछ देर बाद यहाँ आसपास तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। हो सकता है यहाँ अकेले ही आया हो। फिर भी तुम यहीं रहो और आसपास निगाह रखो। खतरे का आवाज़ होते ही सिग्नल दो। फिर 2 व्यक्ति वहीं रह गए और बाकी लौट गए। बॉस को इस घटना की सूचना देनी होगी। मुझे उन दोनों से एक की जिंदा काबू में करना होगा। ला यार, बीड़ी निकाल, कम से कम कुछ गर्मी तो आएगी। उन दोनों को लापरवाह देखकर आकाश पानी से निकलकर रेंगता हुआ उसकी ओर बढ़ा। तभी यदि निशाना न चूका तो एक निश्चित रूप से बेहोश हो जाएगा। खटाक! आह, क्या हुआ? क्या हुआ बाके? यह तो बेहोश हो चुका। बस यही मौका है उसे दबोचने का। अगले ही पल धड़ाक, फटाक! अब यह आखिरी है प्यारे। आह, बस प्यारे, जैसे पड़े हो वैसे ही रहो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। कौन हो तुम? प्रश्न सिर्फ मैं करूँगा, तुम्हें सिर्फ जवाब देना है।
क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारा बॉस कौन है और वह यहाँ क्या खुरापात कर रहा है? बॉस की असलियत तो मैं नहीं जानता। हाँ, यदि जान बख्शने का वादा करो तो मैं तुम्हारे बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें जान से न मारने का वादा करता हूँ, अब बको। और वह व्यक्ति आकाश द्वारा पूछे गए तमाम प्रश्नों के उत्तर देता चला गया। सब कुछ जान सुनकर तो शैतान की खोपड़ी यह भारत के विनाश की तैयारी कर रहा है। न केवल वह यहाँ आतंकवादी तैयार कर रहा है बल्कि भारत को पड़ोसी देश का गुलाम बनाने की योजना बना चुका है। माफ करना दोस्त, वायदा जान से मारने का किया था, बेहोश न करने का नहीं। आकाश ने एक के कपड़े उतार कर स्वयं पहन लिए। अब दोनों का क्या करूं? फिर कुछ सोचकर आकाश ने दोनों के हाथ पैर बांधकर एक गहरे गड्ढे में डाल दिया। अब यह इनका भाग्य है कि ये जिंदा बचते हैं या नहीं। फिर आकाश एक तरफ बढ़ गया। डॉन शैतान की खोपड़ी के लिए काम कर रहा है और शैतान की खोपड़ी भारत के विनाश के 3 विस्फोटक रॉकेट तैयार कर चुका है, जिनमें से एक राजधानी की तबाह करने के लिए यहाँ से छोड़ेगा। मुझे उसे हर हाल में ऐसा करने से रोकना होगा। लेकिन आखिर ये शैतान की खोपड़ी है कौन और वह भारत का विनाश क्यों चाहता है? ओह, यह तो पूरा नगर बसा हुआ है, लेकिन ये 3 रॉकेट कहाँ होंगे? तभी क्यों ना मैं इन लोगों में शामिल हो जाऊं। और आकाश चुपचाप से उस दल में शामिल हो गया। कुछ देर बाद एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां, ओ माय गॉड, ये है वो विनाशकारी रॉकेट। तुम लोग अपने अपने पार्टनरों से काम संभाल लो और उन्हें आराम करने भेज दो। यस सर। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ अपने साथी से चार्ज लेकर उसकी जगह पहरा दो। यस सर। आकाश तेजी से एक तरफ बढ़ गया। तभी, ओ डॉन, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। यही एक ऐसा मोहरा है जिसका प्रयोग करके मैं शैतान की खोपड़ी को मात दे सकता हूँ। और जैसे ही डॉन अपनी गाड़ी में सवार हुआ, आकाश बिजली सी फुर्ती के साथ उस गाड़ी के नीचे पहुँच गया। यदि यह शैतान की खोपड़ी को यहाँ की रिपोर्ट देने जा रहा है तो यह मेरे हक में और भी अच्छा होगा। 10 मिनट बाद, ओह, यह तो कोई प्रशिक्षण केंद्र मालूम होता है। शायद उन रॉकेटों को यहीं से कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन डॉन के पीछे पीछे जैसे ही आकाश ने उस इमारत के अंदर प्रवेश किया, खबरदार, यदि कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो बेमौत मारे जाओगे। ओ, फंस गया। गन फेंक दो और हाथ ऊपर उठा लो। फिलहाल तो इनका काम मानना ही होगा। और वे गार्ड आकाश को लेकर एक तरफ बढ़ गए। इधर डॉन, आज तक तुम हमारे पास एक ऐसे इंसान को लेकर आए हो जिससे भारत के सारे शैतान कांपते हैं। मैं कुछ समझा नहीं बॉस, वो देखो। हे महाबली आकाश, यह आओ, अभी भी जिंदा है। न केवल जिंदा है बल्कि हमारा सत्यानाश करने के लिए यहाँ तक भी आ पहुँचा है। लेकिन बेचारा इस बार शैतान की खोपड़ी का मुकाबला नहीं कर पाएगा और बेमौत मारा जाएगा। मेरे विशेष कक्ष में तुम्हारा स्वागत है महाबली आकाश। शायद तुम्हें आश्चर्य रहा होगा कि मैंने तुम्हें कैसे पहचान लिया और इतनी जल्दी मैंने तुम्हारे स्वागत की इतनी जल्दी तैयारी कैसे कर ली। यदि तुम बताना पसंद करो तो यह सब मेरे गुप्त टीवी कैमरे की करामत है जो इस टापू के चप्पे चप्पे पर फिट है। खतरे का अलार्म बजते ही मैंने उन तमाम कैमरों को ऑन कर दिया और उन्होंने तुरंत इस टीवी के माध्यम से तुम्हारी हर हरकत की तस्वीर मुझ तक पहुंचानी आरंभ कर दी। और वास्तव में यह शैतान की खोपड़ी स्वामी है। मैं चाहूँ तो इसी समय तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें तब मारूंगा जब तुम राजधानी के विनाश का नज़ारा अपनी आंखों से यहाँ बैठे बैठे इस टीवी पर देखोगे। कुत्ते, मेरे जीती जी तेरा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। मेरे और मेरे दोस्त आकाओं का सपना अवश्य पूरा होगा और इसका विश्वास कल तुम्हें भी हो जाएगा। ले जाओ इसे और कोठरी नंबर 4 में डाल दो। लेकिन ध्यान रहे, यह बहुत खतरनाक इंसान है। इस पर हर समय कड़ा पहरा रहना चाहिए। यस बॉस, चलो। आकाश को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। उफ, बात सख्त पहरा है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। असमर्थ हूँ। इस ईश्वर, तू ही मेरी मदद कर सकता है।
अगले दिन शैतान की खोपड़ी के गार्ड आकर आकाश को लेकर पुनः उसके पास पहुंचे। देखो महाबली, इस तरह बटन को दबते ही मेरा पहला रॉकेट यहाँ से उड़ेगा और 1 घंटे के भीतर तुम्हारी राजधानी के ऊपर जा पहुँचेगा। उसके बाद होगा विनाश। देखते ही देखते तुम्हारी राजधानी लाशों और मलबों के से पट जाएगी। वहाँ कोई जीवित नहीं बचेगा। ऐसा विनाश कर तुम्हें क्या मिलेगा शैतान? कौन सी खुशी हासिल होगी तुम्हें? एक तो मेरे मन को असीम खुशी हासिल होगी और दूसरी मुझ पर मेरे दोस्तों से इतना धन मिलेगा कि मुझे जीवन भर कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। खट लो, अब देखो अपनी आंखों से अपनी राजधानी का विनाश। हे ईश्वर, अब क्या होगा? कुछ ही क्षणों में वह रॉकेट आकाश की काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचकर राजधानी की ओर घूम गया। मैं कहता हूँ रोको इसे प्रलय को। और शैतान एक भयानक हंसी हंसता रहा। उधर राजधानी में मौजूद अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में जब वह रॉकेट स्क्रीन पर दिखाई दिया है, यह क्या? यह तो विस्फोटक रॉकेट है। वह राजधानी की ओर जा रहा है। उसकी रफ्तार को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि वह 40-45 मिनट में यहाँ तक पहुँच जाएगा। कुछ ही देर में पूरी राजधानी में खतरे का अलार्म बज गया। तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित करो, खतरे का अलार्म बजा दो। एक विनाशकारी रॉकेट शीघ्र ही राजधानी में आने वाला है। जनता को सचेत किया जाता है कि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। और उस खतरे के संदेश के फैलते ही राजधानी में वक्त से पहले त्राही त्राही मच गई। भागो भागो, ओह भागो! जल, थल और वायु सेना अधिकारियों के मध्य तुरंत ही एक हेल्थ इमरजेंसी मीटिंग हुई। अनुमान है कि यह रॉकेट इस टापू के आसपास से ही कहीं छोड़ा गया है। यदि उस रॉकेट को जल्दी नष्ट करने का कोई उपाय नहीं किया तो फिर राजधानी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार से थल और जल सेना द्वारा मारक तोपों और लंचरों से उस रॉकेट पर हमला करो और वायु सेना के जवान उस टापू पर उतार कर उन लोगों को काबू में करें जिन्होंने वह रॉकेट छोड़ा है। यदि हम उस रॉकेट को नष्ट करने में सफल नहीं हो सके तो उसे वह व्यक्ति नष्ट करने का उपाय बता सकता है जिसने उसे छोड़ा है। ठीक है, डन। और कुछ ही देर बाद इधर जब आकाश से नहीं रहा गया, अब मुझे अपने प्राणों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। धड़ाक, डॉन रोको उसे। हाय! परंतु इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, सबसे पहले तू ही मर कुत्ते। आई, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा शैतानों। फिर अब तेरी बारी है शैतान। यदि मरना नहीं चाहते तो उस रॉकेट को रोको या नष्ट कर दो। नहीं, अब उसे ना तो कोई रोक सकता है ना ही नष्ट कर सकता है। वह अपने टारगेट पर पहुंचकर ही फूटेगा। धड़ाक! चेहरे पर पड़ने वाले मार से शैतान की खोपड़ी का मुखौटा एक तरफ जा गिरा। तुम प्रोफेसर चांदनी, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ ताकि भारत सरकार से अपने अपमान का बदला ले सकूं। किस अपमान का बदला लेना चाहते हो तुम कुत्ते? तुम तो खुद देश के गद्दार हो। सरकार ने तुम्हें तुम्हारे आविष्कार की पूरा करने के लिए करोड़ों रुपए की मदद की थी, लेकिन तुम उन लालच में अंधे हो गए और उस रकम को ढकाने के लिए तुमने अपनी आत्महत्या का षड्यंत्र रचा और सरकार की आंखों में धूल झोंक कर वह रकम लेकर फरार हो गए। नहीं, यह सब झूठ है। मैंने वह रकम नहीं हड़पी, बल्कि उन लोगों ने हड़पी जिन्होंने सरकार ने मेरे साथ मेरे सहयोगियों के रूप में नियुक्त किया था। उन कुत्तों ने स्वयं वह रकम हड़प कर मुझे ऐसे बदनाम किया था कि मैं आत्मग्लानि से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। और उस रात जब मैं आत्महत्या करने जा रहा था, मुझे माफ़ करना प्रभु, मुझे इसके सिवा मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। तभी, ठहरो प्रोफेसर, कौन हो तुम? हम अपना मित्र समझो प्रोफेसर। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, यदि यह भी जानते हैं कि देश में तुम जैसे ईमानदार वैज्ञानिकों के लिए कोई जगह या इज्जत नहीं है। प्रोफेसर, यदि तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं जिसकी तुम बरसों से अभिलाषा करते रहे हो। नाम, इज्जत, धन, ऐशो आराम, सब कुछ। मैं कुछ समझा नहीं। वे पड़ोसी देश के एजेंट थे। यह देखो प्रोफेसर, यदि तुम हमारे साथ दोगे तो एडवांस के रूप में यह सारा धन तुम्हारा होगा। ओह,
प्रोफेसर, यदि तुमने हमारा साथ दिया तो न केवल एक सुंदर जिंदगी तुम्हारे सामने होगी, बल्कि तुम उन लोगों से बदला भी ले सकोगे जिन्होंने तुम्हें धोखा देकर जनता के सामने तुम्हें बदनाम कर आज तुम्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया। तुम लोगों मुझसे क्या चाहते हो? हमारे पास एक ऐसा टापू है जिस पर न केवल तुम अपने आविष्कार को पूरा कर सकोगे, बल्कि हमारे आदमियों की सुरक्षा में भी रहोगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। बस इतना ही, अपने आविष्कार पर तुम हमारे देश के लिए काम करो, लेकिन उस आविष्कार पर काम करने के लिए मुझे लंबे चौड़े क्षेत्र की ज़रूरत है। और प्रतिशोध की आग में मैंने उनकी बात मंजूर कर ली। उन्होंने मेरे हुबहू शक्ल वाले इंसान को मेरे निवास स्थान पर मेरी लाश के रूप में प्रस्तुत कर दिया और मुझे यहाँ ले आए। यहाँ मैंने अपने आविष्कार को प्रत्यक्ष रूप देने के लिए, जिन्हें 3 रॉकेटों के रूप में तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है प्रोफेसर, लेकिन आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि आपके माता पिता भूल से कभी आपका हाथ उठा देते हैं तो क्या आप उनका अपमान करने अथवा उनका विनाश करने की सोचते हैं? हरगिज़ नहीं। क्यों? कुछ लोगों के लिए किए गई सज़ा आप लाखों मासूम लोगों को देने जा रहे हैं। प्रोफेसर, जरा सोचिए, उन मासूम स्त्री पुरुषों को आपके माता पिता जैसे उम्र के लोगों को भी होंगे जिनकी जान आप अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए लेने जा रहे हैं। तो फिर आप अपने की एक छोटी सी भूल अपनी मृत्यु भूमि की इतनी बड़ी सज़ा क्यों देने जा रहे हैं? अभी भी वक्त है प्रोफेसर, इस प्रलयंकारी रॉकेट को किसी भी तरह रोक लीजिए, वरना कोई भी जन्मदाता आपको इस भूल के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। ओह! आकाश की भावपूर्ण बातों से प्रोफेसर चांदनी की मानो आंखें खुली। उस रॉकेट को रोकने अथवा नष्ट करने का अब केवल एक ही उपाय है कि मैं अपने दूसरे रॉकेट उसके पीछे भेजूं। वह पहले वाले रॉकेट से दुगनी रफ्तार का है। मुझे विश्वास है कि मार्ग में ही उसे टकरा जाएगा और आकाश में ही नष्ट हो जाएगा। तो जल्दी कीजिए प्रोफेसर। और खट! दूसरा रॉकेट ध्वनि की गति से भी ज़्यादा तेज गति के साथ उसी दिशा में बढ़ा और तभी धड़ाम! हुर्रे प्रोफेसर, तुमने यह महान कारनामा कर अपनी तमाम भूलों का प्रायश्चित कर डाला। तभी, लेकिन मेरी भूल क्षमा योग्य नहीं है। धड़ाक! आह! मेरा वास्तविक प्रायश्चित इस टापू को तबाह और मेरी मृत्यु है। यह आप क्या करने जा रहे हैं प्रोफेसर? रुक जाइए। मैंने तीसरे रॉकेट को नष्ट करने का बटन दबा दिया है महाबली। ठीक 5 मिनट बाद वह फट जाएगा और उसके साथ यह टापू, यहाँ मौजूद सभी लोग हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में गर्क हो जाएंगे। तुम महान हो महाबली, इसलिए मैं तुम जैसे साथी देशभक्त की मौत नहीं चाहता। बाहर मेरा हेलीकॉप्टर खड़ा है, तुम उसे लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं आपको साथ लिए बगैर नहीं जाऊँगा। अचानक प्रोफेसर ने जेब से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। तब मेरे लिए यह पुराना रास्ता है। धाय! प्रोफेसर! यह क्या किया प्रोफेसर? आह! यही मेरा असली प्रायश्चित था महाबली। अब तुम मेरा मोह छोड़ो और जल्दी यहाँ से निकल जाओ। ओह! इन्होंने दम तोड़ दिया। अब मेरा यहाँ रुकना बेकार है। आकाश उठकर बाहर की ओर दौड़ा। अरे वह देखो, कैदी भाग रहा है। ख़त्म कर डालो। ओह! जाते जाते इनसे भी निपटना पड़ेगा। तड़ तड़ तड़! और मार्ग में आने वाले गार्डों को मौत के घाट उतारता हुआ आकाश इमारत से बाहर निकल आया। वह रहा हेलीकॉप्टर। कुछ ही सेकंड में वह हेलीकॉप्टर की चालक सीट पर पहुंच गया और अंतिम विदा दोस्तों। धाय धाय! तभी एक भयानक विस्फोट हुआ। धड़ाम! अब टापू वास्तव में अंगारों की धरती के रूप में बदल चुका था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।